क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार अपनी सरकार का सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रहे हैं? क्या कई बड़े केंद्रीय मंत्रियों की कुर्सी जाने वाली है? क्या बीजेपी अपने सहयोगी दलों को बड़ा राजनीतिक तोहफा देने जा रही है? क्या विपक्ष से टूट कर आए सांसदों को मिलेगा राजनीतिक इनाम? और क्या 2027 के यूपी चुनाव से पहले मोदी सरकार सामाजिक और जातीय समीकरणों का नया गणित लिखने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इस समय सबसे बड़ी चर्चा अगर किसी चुनाव की नहीं है, बल्कि मोदी कैबिनेट के विस्तार की। आइए विस्तार से इस विषय को जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक सभी केंद्रीय सचिवों की बड़ी बैठक बुला ली। हर मंत्रालय का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है। हर विभाग से पूछा गया है कि पिछले एक साल में क्या किया, आगे क्या करने जा रहे हैं। जैसे ये बैठक खत्म हुई, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में एक ही चर्चा शुरू हुई, क्या अब कैबिनेट विस्तार तय है? क्योंकि करीब 10 मंत्री पद खाली हैं। कुछ मंत्री संगठन भेजे जा चुके हैं, कुछ का राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया और कुछ की परफॉर्मेंस सवालों में। और सबसे बड़ा सवाल, देश के कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव सर पर हैं, लिहाजा राजनीतिक तालमेल के चलते उनका प्रतिनिधित्व बढ़ना तय है। यानी इस बार कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्री बदलने का मामला नहीं है, बल्कि 2027 की राजनीतिक चुनौती का एक बड़ा ट्रेलर हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोदी कैबिनेट के फेरबदल के पीछे कौन बड़े फैक्टर, किसकी एंट्री लगभग तय मानी जा रही है और किसकी छुट्टी होने जा रही है, क्योंकि ये विस्तार 2027 के चुनाव की दरअसल दिशा तय कर सकता है। इसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है खाली पड़ी मंत्रियों की कुर्सी, यानी जो मंत्री या तो हटा दिए गए या उनका इस्तीफा हो गया। सबसे पहले बात करते हैं उन कुर्सियों की जो इस समय खाली है। दरअसल मोदी सरकार में संविधान के अनुसार अधिकतम 81 मंत्री हो सकते हैं, लेकिन अभी सरकार में कुल 72 मंत्री, यानी करीब 9 पद पहले से खाली है। अब तस्वीर यही खत्म नहीं होती। इसके बाद कई नए घटनाक्रम हैं, जैसे जॉर्ज कुरियन ने मंत्री पद छोड़ दिया। रवनीत बिट्टू का भविष्य चर्चा में है क्योंकि उनका संसदीय समीकरण बदल रहा है। उधर बीजेपी ने संगठन में बड़े बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष पद पर उन्होंने पंकज चौधरी को बनाया, जो दिल्ली में मंत्री हैं। दिल्ली बीजेपी की जिम्मेदारी भी हर्ष मेहरोत्रा को मिली है, वो भी दिल्ली में मंत्री हैं। तो ऐसे में उनका मंत्री पद भी खाली हो सकता है। अब सवाल उठता है, क्या संगठन और सरकार दोनों जिम्मेदारी एक साथ निभाना संभव होगा? बीजेपी का इतिहास कहता है ज्यादातर मामलों में पार्टी संगठन को प्राथमिकता देती है। ऐसे में अगर ये दोनों नेता संगठन पर पूरा ध्यान देंगे तो उनकी मंत्री पद से विदाई संभव मानी जाएगी। यानी पहले से खाली सीटें, यानी और भी सीटें बढ़ जाएंगी और संभावित नई रिक्तियां मिलाकर करीब 10 से ज्यादा जगह बन सकती। यही वजह है कि इस बार कैबिनेट विस्तार सामान्य नहीं माना जा रहा, यानी बड़े व्यापक तौर पर होना माना जा रहा है। अब दूसरा बड़ा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है इलेक्शन स्टेट्स, यानी चुनावी राज्य जहां पर विधानसभा के चुनाव हो। अब बात उस फैक्टर की जो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है इलेक्शन। अगले 2 सालों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, मणिपुर जैसे राज्यों में विधानसभा के चुनाव होंगे। इनमें सबसे बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि 2027 का यूपी का चुनाव 2029 के लोकसभा चुनाव की दरअसल दिशा तय करेगा। ऐसे में अगर कैबिनेट में यूपी को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलता है तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। बीजेपी जानती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उसे काफी नुकसान हुआ। विपक्ष लगातार दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा और युवा वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहा है। इसलिए संभव है कि नई कैबिनेट में यूपी से कुछ नए चेहरे दिखाई दें। सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि गुजरात भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का राजनीतिक गढ़ है। बीजेपी यहां कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। उत्तराखंड और हिमाचल से छोटे राज्य को भी अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है। यानी कैबिनेट विस्तार का पहला उद्देश्य सरकार चलाना नहीं, बल्कि चुनाव जीतना भी होगा। इसलिए इन राज्यों को भी प्रतिनिधित्व मिलना तय माना जा रहा है। तीसरा फैक्टर क्या है? सहयोगी दलों की ताकत। यानी चूंकि एनडीए बड़ा है, व्यापक है और कई दलों का समर्थन मिल रहा है, तो ऐसे में उनको समाहित करना होगा। दरअसल एनडीए की राजनीति पर आना जरूरी है। 2024 के चुनाव के बाद बीजेपी पहली बार पूर्ण बहुमत से नीचे है। सरकार बनी लेकिन सहयोगियों के साथ है। यही कारण है कि अब सहयोगी दलों की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जेडीयू फिर तेलुगु देशम पार्टी, दोनों को पहले ही प्रतिनिधित्व मिल चुका है। लेकिन अब नई चर्चा है कि शिवसेना के शिंदे गुट को महत्वपूर्ण विभाग मिल सकते हैं, कुछ उनके मंत्री बढ़ सकते हैं। उनके सांसदों की संख्या भी पुराने सहयोगियों से ज्यादा हो चुकी है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि अगर संख्या बढ़ती है तो मंत्री पद की मांग भी बढ़ेगी। यानी शिंदे अब सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति तो नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में भी बड़ा हिस्सा चाहेंगे। यही बात अन्य सहयोगी दलों पर भी लागू है। बीजेपी चाहेगी कोई सहयोगी दल नाराज हो, क्योंकि राज्यसभा से लेकर लोकसभा तक हर वोट की कीमत है बिल को पास करने की। और चौथा फैक्टर क्या है? सामाजिक समीकरण। आप जानते हैं यूपी में पीडीए का फैक्टर बहुत काम करता है, इसलिए ये जरूरी है। सबसे अहम मुद्दा भी माना जाता है जाति राजनीति। विपक्ष लगातार हमलावर है।
जातिगत जनगणना, ओबीसी, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े और सामाजिक न्याय की राजनीति कर रहा है। समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, कांग्रेस ओबीसी हिस्सेदारी की बात कर रही है। ऐसे में क्या बीजेपी चुप बैठेगी? बिल्कुल नहीं। यही वजह है कि कैबिनेट विस्तार में जाति संतुलन सबसे बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। दलित चेहरों को मंत्रिमंडल में बढ़ाया जा सकता है, ओबीसी प्रतिनिधित्व भी और मजबूत किया जा सकता है। साथ ही चूंकि महिला वंदन अधिनियम की बात हो रही है तो महिला नेतृत्व को भी जगह मिलेगी, युवाओं की बात हो रही है लिहाजा युवा को भी मिलेगी जगह। यानी कैबिनेट सिर्फ प्रशासनिक टीम नहीं होगी, 2027 का एक सामाजिक खाका भी उसके अंदर दिखाई पड़ेगा। अब जिन चेहरों की बात चल रही है कि कौन मोदी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, उनमें से भी कुछ नाम आपके सामने रखो। चर्चा है कि पूर्व आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास को मोदी कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कहा जा रहा है कि वो निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय को संभाल सकते हैं। इसके साथ ही धर्मेंद्र प्रधान और हरदीप पुरी के मंत्रिमंडल से बाहर होने की चर्चा भी बहुत थी। अनुराग ठाकुर जो पूर्व कैबिनेट मंत्री थे, उनके वापस कैबिनेट में आने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए अरुण गोविल जो मेरठ से सांसद हैं, राम का किरदार निभा चुके हैं रामानंद सागर के सीरियल में, उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा बन रही है, खासतौर पर जब ये अयोध्या के चंदा चोरी और चढ़ावा चोरी के मामले सामने चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के और चुनावी राज्यों के समीकरणों को देखते हुए कई बदलाव की अटकल है। बीजेपी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी को संगठन की जिम्मेदारी पर पूरा फोकस करने के लिए मंत्रिमंडल से बाहर कर सकती है। महाराष्ट्र में एनडीए को मजबूत स्थिति में देखते हुए मैंने आपसे कहा शिवसेना को प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है और वहाँ एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। पंजाब के समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए राघव चड्ढा या अशोक मित्तल जो आम आदमी पार्टी से है, उनमें से कोई एक मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकता है, जबकि मौजूदा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की जगह बीजेपी नेता तरुण चुग मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। वो महत्वपूर्ण नेता माने जाते हैं। अभी राज्यसभा के लिए चुनाव, बिहार और मध्य प्रदेश के नेताओं को भी इस संभावित विस्तार में भूमिका मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले खेमे को भी कैबिनेट में अतिरिक्त प्रतिनिधित्व मिल सकता है। खुद नीतीश कुमार की नाम भी चर्चा है, तो फिर ऐसे में ललन सिंह की भी छुट्टी हो सकती है। तो अब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या नहीं होंगे, ये तो मोदी सरकार को निर्णय लेना होगा और आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर के भी बिजली मंत्रालय से हटाकर किसी और मंत्रालय में भेजे जाने की बात है। मध्य प्रदेश से वीडी शर्मा और बिहार से महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा है। इन बड़े नामों के अलावा आधा दर्जन से अधिक MOS एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स के विभाग बदले जाने या उनको हटाकर नए चेहरों को मौका देने की अटकलें भी लगातार सामने आई। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बागियों को इनाम मिलेगा? अब बागियों में वो तृणमूल वाले बागी भी हैं, उनकी चर्चा भी बहुत जरूरी है और इसलिए इस चर्चा की बात हो रही है क्योंकि इस चर्चा ने दिल्ली की राजनीति को सबसे ज़्यादा हलचल मचा रखी। अब कोई सांसद विपक्ष छोड़कर सरकार के साथ यूं ही तो आता नहीं, तो क्या उसे इनाम नहीं मिलेगा? यही सवाल इस समय पूछा जा रहा है। कई राजनीतिक दलों में टूट फूट की चर्चा है, कई सांसदों ने सत्ता पक्ष का समर्थन किया और अगर भविष्य में ऐसे सांसद औपचारिक रूप से एनडीए का हिस्सा बनते हैं तो क्या उन्हें मंत्री बनाया जाएगा? ये सवाल दिल्ली के पावर कॉरिडोर में लगातार गूंज रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी हमेशा संख्या और संदेश दोनों को महत्व देती है। अगर किसी चेहरे को मंत्री बनाने, किसी को राज्य या सामाजिक वर्ग में सकारात्मक संदेश जाता है तो फिर पार्टी ऐसा कदम क्यों नहीं उठाती? हालांकि इस पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी लीडरशिप को लेना है। दरअसल ये समझना जरूरी है कि किन मंत्रियों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ नए चेहरे ही नहीं, कुछ पुराने मंत्रियों की जिम्मेदारी और बढ़ सकती है। जिन मंत्रालयों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनके मंत्रियों को प्रमोशन मिल सकता है, कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि कुछ कमजोर प्रदर्शन करने वाले विभागों में बदलाव तय है। यानी इस बार सिर्फ एंट्री नहीं, प्रमोशन डिमोशन दोनों देखने को मिल सकता है। मोदी का पॉलिटिकल स्टाइल क्या कहता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर नरेंद्र मोदी के पिछले दोनों कार्यकाल देखें तो एक बात बहुत साफ दिखाई देती है, परफॉर्मेंस आधारित राजनीति पर वो भरोसा रखते हैं। जो अच्छा काम करता है उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता उसे हटाने में उनको गुरेज नहीं। इसलिए इस बार भी सिर्फ राजनीतिक संतुलन नहीं बल्कि रिपोर्ट कार्ड भी निर्णायक भूमिका निभाएगा। यही वजह है कि केंद्रीय सचिवों की बैठक को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट विस्तार के 4 फैक्टर्स बेहद महत्वपूर्ण हैं। पहला, मंत्रिमंडल में खाली पद, दूसरा, चुनावी राजनीति का गणित, और तीसरा, सहयोगी दलों की बढ़ती ताकत, और चौथा, सामाजिक और जातीय समीकरण। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ कैबिनेट बदलेंगे या 2027 के चुनाव की पूरी रणनीति का दरअसल ब्लूप्रिंट पेश करेंगे? क्या यूपी को सबसे ज्यादा महत्व मिलेगा? क्या नए युवा चेहरे सामने आएंगे? क्या सहयोगी दलों को बड़ा इनाम मिलेगा? और क्या कुछ बड़े मंत्री बाहर का रास्ता देखेंगे? क्या यह विस्तार 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बड़ी तैयारी साबित होगा? इन सभी सवालों का जवाब बहुत जल्द मिलेगा।
लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की सत्ता में अगले कुछ दिन बेहद दिलचस्प रहने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दें। आपके हिसाब से मोदी कैबिनेट से किस मंत्री को और किस नए चेहरे को मौका? आपके कमेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।